पहले वार्न कर दो किसी स्टोरी में भर भर कर एडल्ट सीन्स और वायलेंस की है तो थोड़ा संभल कर। 90s का दौर था, मौज का माहौल था, लेकिन ये माहौल कब खौफ में बदल जाता है पता ही नहीं चल पाता। जब शहर में लोग रहस्यमय तरीके से मरना शुरू हो जाते हैं। आखिर खून कर कौन रहा था? ज्यादातर सबूतों से ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि उनका खून किसी टॉय ने किया है। एक जिंदा बचे विक्टिम का ये कहना था कि उस पे उसके एक टैडी ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो उसका प्राइवेट पार्ट ही खा गया। जांच करने में उस आदमी का प्राइवेट पार्ट उस टैडी के अंदर से मिलता है, जो कि वहाँ कैसे गया ये कोई समझ नहीं पा रहा था। हालांकि पुलिस वाले उस बेचारे विक्टिम पर हंस भी रहे थे कि कैसा हौसी आदमी है कि टैडी के अंदर ही अपने प्राइवेट पार्ट को घुसा रहा था। एक ऐसा ही किस्सा कुछ जवान हॉर्नी टीनेजर्स ने भी बताया कि वो एक दिन साइकिल से कहीं जा रहे थे और रात काफी हो चुकी थी। वो देखते हैं कि कार काफी हिल रही है, तो वो भी जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कार के अंदर दो प्रेमी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। वो तीनों टीनेजर्स भी ये सब देखकर उत्तेजित हो जाते हैं। उस कार के नजारे को बाहर से देखकर हस्त मैथुन करने लग जाते हैं। लेकिन कार के अंदर एक बंदर का टॉय था, जिसके हाथ में लगी प्लेट्स अचानक से बड़ी हो जाती हैं और वो उन कपल्स को काटने लग जाता है। वो कपल्स बाहर निकल भी नहीं पा रहे थे और गाड़ी पूरी तरह से लॉक थी। बस कुछ ही पलों में वो कार खूना खून हो जाती है और ये तीनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तीसरा बोलता है बस निकलने ही वाला है, बस थोड़ी देर और, मैं नहीं रोक सकता, प्लीज रुक जाओ। तभी वो लोग बोलते हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तभी वो तीसरा लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैंट नीचे था, जिस वजह से उसका पैर उसके पैंट में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसका प्राइवेट पार्ट खुला हुआ था और वो नीचे गिरता है तो उसका प्राइवेट पार्ट कुचल जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो उसे वहाँ से लेकर जैसे तैसे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो बंदर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो दोनों उस बंदर को देखकर अपने जख्मी दोस्त को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं और वो बंदर उनके दोस्त को भी काट डालता है। जब पुलिस उस क्राइम सीन में पहुंचती है तो देखती है कि साइड में एक बंदर पड़ा हुआ है और सामने 3 कटी हुई लाशें हैं, एक नीचे और 2 कार के अंदर। ऑफिसर बैन इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि जहाँ भी मर्डर्स हुए हैं या फिर जहाँ भी कोई विक्टिम पाया गया है, उसके पास जो भी टॉय मिला है वो एक ही कंपनी का था। जांच करने पर पता लगता है कि वो कंपनी तो कुछ टाइम पहले ही जलकर खाक हो चुकी थी, फिर इसके सामान बेच कौन रहा है। हालांकि पुलिस को तब भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद दोनों लड़कों ने ही इनका खून कर दिया होगा और इस बंदर को यहाँ पर छोड़कर इस पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि लड़कों पागल किसी और को बनाना, लेकिन वो लड़के अपनी बातों पर अड़े हुए थे। इन सब के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरों से वहाँ के फुटेज निकाले जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा में जब वो नजारा देखते हैं तब पुलिस को भी इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इन सब के बाद वो उन टॉयज पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उन टॉयज में किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही थी, जिससे बात साफ हो रही थी कि शायद इसके पीछे कोई ब्लैक मैजिक का हाथ है। आखिर सबके पीछे किसका हाथ है? मामला हाथ से आगे निकल चुका था कि तभी डार्क हंटर्स भी इस ग्रूसम केस में अपने दिलचस्पी दिखाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस स्टोरी में तीनों भाई बहन डिटेक्टिव्स भी हैं। हालांकि इनका लालच अब भी बरकरार था, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने वाले को गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा देने वाली थी। शहर में कई सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक किए जाते हैं जहाँ लोग मरे थे। इन सबसे उन्हें ये तो पता लग जाता है कि एक क्लोन जैसे कॉस्ट्यूम वाला अजीब सा मोटा आदमी ये सब चीजें बेच रहा था, लेकिन वो कुछ खास क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी वैसे ब्लर पिक्स को लेकर वो फोटो हर जगह छपा देते हैं और उस पे अच्छी खासी बाउंड्रीज भी रखी जाती हैं, लेकिन वो पिक्स इतनी ब्लर और बेकार क्वालिटी में थी कि किसी को क्लियर समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन इन सब के चलते उस रहस्यमय टॉयमैन का दिखना भी बंद हो जाता है। इसी बीच क्रिसमस आ रहा था। शहर के सबसे बड़े मेंशन पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी गई थी। वो मेंशन शहर से काफी दूर कब्रिस्तान के पास में एक सुनसान इलाके में था। डार्क हंटर्स को शक था कि हो सकता है कि टॉयमैन इस फंक्शन में दिख सकता है। वो उस जगह भेस बदल कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया था, क्योंकि वो टॉयमैन को पकड़ने की सारी बाउंड्रीज अकेले ही हड़पना चाहते थे। वहाँ काफी अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था, जिस सभी लोग देख भी रहे थे, पर मोनेरिया एक सेंटा को ही देखे जा रही थी। उसके हिसाब से उतना ही मोटा था जितना कि टॉयमैन वो मोंटस और मोंटेक्स को भी दिखाती है। इसके बाद वो लोग उस सेंटा पर नजर रखने लग जाते हैं। सेंटा के लिए किसी रूम में जा रहा था और वो लोग भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि वो एक सुनसान रूम के
अंदर चला गया है, लेकिन तभी वहाँ की मेड आकर उस रूम को लॉक कर देती है और चाबी अपने बड़े बड़े स्तन के बीच में रख लेती है और वो वहाँ से चली जाती है और उस प्रोग्राम को देखने बैठ जाती है। डार्क हंटर्स इस मेड के पीछे जाते हैं और उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। मोनेरिया मोंटेस से कहती है कि तुम उसके पीछे बैठे हो, तुम्हें निकालना पड़ेगा। मोंटेस कहता है कि क्या मैं इसके स्तन में हाथ कैसे डाल सकता हूँ। तभी मोनेरिया कहती है कि मैं जाकर लाइट्स ऑफ करती, उसके बाद तुम इसके बूब्स में हाथ डालकर उस चाबी को निकाल लोगे। लेकिन मोंटेस बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तभी मोंटेस उसे घूर कर देखता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने। मोंटेस को देखकर मोंटेस की पतलून ढीली हो जाती है और वो मेड के बूब से चाबी को निकालने के लिए राजी हो जाता है। तभी मोनेरिया कहती है कि मैं जाकर लाइट्स ऑफ कर देती है, जिसके बाद अंधेरा हो जाएगा और तुम इसके बूब से चाबी निकाल पाओगे। और वो ऐसा ही करती हो, जाकर स्ट्रीट लाइट बंद कर देती है, जिसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। मोंटेस को मौका मिलता है और वो उसके बूब से चाबी निकालने लग जाता है। मेड जोर जोर से चिल्ला रही थी कि कौन है, कौन मेरे बूब्स दबा रहा है। इसके बाद मेड के हाथ में कोई आता है और उसे जोर जोर से पीटने लग जाती है कि तभी कोई जाकर लाइट्स ऑन कर देता है और सामने मेड देखती है कि वो किसी बुढ़े को पीट रही थी। इधर ये सब चल रहा था और उधर डार्क हंटर्स उस रूम तक पहुंच जाते हैं। वो उस रूम में चाबी लगाकर दरवाजा खोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वो रूम और कोई नहीं बल्कि वहाँ का बेसमेंट था जो कि सीधा नीचे की ओर गया था। वो वहाँ नीचे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वही शख्स कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मोनेरिया कहती कि आपको तो वहाँ ऊपर होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मोंटेस कहता है मैंने इस आदमी को अजीब से स्पेल्स पढ़ते देखा और इसकी आंखें भी एकदम सफेद हो गई थी। मोंटेस कहता है कि हाँ वो तो हमने भी देखा। अब बताइए सेंटा जी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, या कहूँ तो मिस्टर टॉयमैन, यही नाम रखा है ना पुलिस वालों ने आपका। सेंटा कहता है कि देखिए आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं तो यहाँ बस वो इसके झोले में तो काफी सारे टॉयज हैं। मोंटेस से कहता है, जिसके रिप्लाई में सेंटा झट से झोले को छीन लेता है और कहता है बच्चों के लिए है बेवकूफ, तुम लोग जाओ यहाँ से, हटो फुटो, कौन हो पता नहीं, इस मेंशन के तो नहीं लगते। मोंटेस गुस्से में कहता है लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा और उसे जोरदार पंच मारता है और उससे पूछता है कि हैवान दैत्य, आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि तू इस बेसमेंट में आए, और तो और हम तीनों ने तुझे स्पेल्स कास्ट करते देखा है, अब तू अपने आप बताता है या तू एक और जोर से खींच के। जिसके बाद वो सेंटा अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है कि सही कहा, तुम लोगों ने तो मुझे पकड़ ही लिया, इसका नाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए, और अपने सारे टॉयज को उनके ऊपर छोड़ देता है और वो टॉयज भी वैसे ही वाइल्ड हो जाते हैं जैसे कि किसी के मारने पर होते हैं। लेकिन डार्क हंटर्स अच्छे खासे फाइटर्स थे, वो उन टॉयज को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। तभी टॉयमैन बोलता है कि ओह नो, अब मैं क्या करूं। मोंटेस और मोनेरिया कहते हैं कि अब तो तुम फंस गए। वही लास्ट बचा एक टॉय मोंटेक्स के प्राइवेट पार्ट को चाप रहा था और मोंटेक्स एक बेसबॉल बैल को लेकर उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। टॉयमैन कुल्हाड़ी को पकड़ता है और उन पर हमला करने लग जाता है। टॉयमैन बड़े ही अजीबोगरीब तरह की हरकतें कर रहा था, जिस तरह की हरकतें किसी आम इंसान का करना नामुमकिन है। वो झट से जाकर मोनेरिया का गला दबोच लेता है और बहुत ही जोर जोर से बड़े ही क्रीपी अंदाज में हंस रहा था। मोंटेस मोनेरिया को बचाने के लिए उस पर एक्स से वार करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। हालांकि उसे चोट तो लग रही थी, उसका खून भी काफी सारा निकल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहा था। वो अपनी मुंडी को पूरी उल्टी घुमाकर मोंटेस की तरफ देख रहा था और उसकी तरफ देखकर भी वो बड़ी ही अजीब तरह से हंसने लगा था। और अचानक से मोंटेस के ऊपर ही मेंढक की तरफ फुदक फुदक कर चढ़ जाता है। साइड में मोनेरिया एक चेन शॉ को देखती है और वो उसे ऑन करती है और उसके पीछ से तो भाग कर देती है। वो उससे टॉयमैन के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं क्योंकि वो उनसे समझ ही नहीं रहा था और उसे रोकने के लिए उन्हें कोई तरीका भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मोंटेस कहता है कि ये हमने क्या कर दिया, अब हम पुलिस को क्या जवाब देंगे। मोनेरिया कहती है कि इसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ की अलमारी में भर देते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। डार्क हंटर्स के पूरे कपड़े खून से सने हुए थे, वो अपने कपड़े भी वहीं उतार कर वहाँ से निकल जाते हैं और उस डोर को भी लॉक कर देते हैं। जिसके बाद वो घूम फिर कर बाहर की तरफ से वहाँ जाते हैं जहाँ मैड अपनी चाबी ढूंढ रही थी। वो मैड से कहते हैं एक्सक्यूज मी, ये रही आपकी चाबी। दरअसल मैंने एक चोर को देखा था जो आपकी चाबी चुरा के भाग रहा था। मैड कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं। मुनीर कहते कि दरअसल चोर हमारे कपड़े भी चुरा के भाग गया है, लेकिन हमने आपकी चाबी लाना ज्यादा जरूरी समझा है। इससे पहले कि किसी को उन पर शक होता वो वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन सामने ऑफिसर बैन उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि ओहो डार्क हंटर्स आप भी आ गए, टॉयमैन के लिए आए होंगे ना, लेकिन यकीन मानिए आपसे काम नहीं होगा क्योंकि उसे पकड़ूंगा तो मैं ही। वैसे आप लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं, क्या इतनी गरीबी आ गई?
और वो उन्हें टॉन्ट मारकर वहां से चला जाता है, जिससे मुनीरा को काफी गुस्सा आ रहा था। वो स्माइल करते हुए गुस्से को दबाकर बोलती है कि जी चाहता है मैं इसका मुंह फोड़ दूं। डार्क हंटर्स वहां से चले जाते हैं और फेस्टिवल भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो लाश अभी भी उसी बेसमेंट में थी। मुनीरा उस फैक्ट्री के ओनर के बारे में पता लगाती है। उससे पता लगता है कि उसका नाम डैनी था। वो उसके दोस्त और पड़ोसी से भी उसके बारे में पूछताछ करती है और उसे पता लगता है कि डैनी का बिजनेस चल नहीं रहा था। वो कुछ ऐसे एडवांस टॉय बनाना चाहता था जो कि अपने आप मूव कर सके। डैनी के दोस्तों ने भी ये बात बताया है कि वो ब्लैक मैजिक में काफी दिलचस्पी लेता था, लेकिन एक दिन उसकी फैमिली की डेथ हो जाती है और डैनी तब से काफी ज्यादा पगला गया था। यहाँ तक कि उसे पागल खाने में भर्ती भी कराया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो पागल खाने से भी फरार हो जाता है और उसके कुछ दिन बाद फैक्ट्री पूरी जलकर खत्म हो जाती है। मुनीरा उस फैक्ट्री की तरफ भी जाती है और वहाँ पे जांच पड़ताल करती है और उससे एक सिम्बॉल मिलता है जो कि ब्लैक मैजिक से ही बनाया गया था। वो उस अजीब सी आकृति के बारे में भी रिसर्च करती है और उसे पता लगता है कि ये एक स्पेल को कास्ट करने के लिए बनाया जाता है, जिससे कि कोई भी चीज पे हम कुछ देर के लिए जान डाल सकते हैं जो कि शैतानों की होती है। और इस स्पेल को ज्यादा कास्ट करने की वजह से वो पूरे का पूरा डेविल बन जाता है, जिसे मारा भी नहीं जा सकता। हालांकि उसे मारने का बस एक ही तरीका है जो कि होली फायर है। ये सब पढ़कर मुनीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत भागते हुए मॉन्टस और मॉन्टेस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो टॉय मैन अब भी जिंदा है और उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। वो पूरा का पूरा डेविल बन चुका है। यहाँ तक कि उस स्पेल को कास्ट करने वाले की आत्मा को भी वो डेविल पूरी तरह से खा जाता है, उसके शरीर में अपना कब्जा ले लेता है। मतलब अब तक जो कत्ले आम मचा रहा था वो डैनी नहीं बल्कि एक शैतान था, जिसे लोगों को मारने में मजा आ रहा था। मॉन्टस कहता है कि जिस तरह से उसका शरीर हरकतें कर रहा था उससे तो मुझे लग ही रहा था कि इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। तभी वो उस मेंशन पर वापस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो ऑलरेडी पुलिस है, क्योंकि वहाँ के बॉडीगार्ड के ऊपर एक मूर्ति गिर गई थी और वो वहाँ पर मर चुका था। उस घर में टोटल 6 सदस्य रहते थे जो कि शहर के काफी जाने माने और अमीर लोग थे। उनमें से एक तो बॉडीगार्ड ही था जो कि अब मर चुका था। बाकी सबसे छोटा 12 साल का जेरी था, जिसके पेरेंट्स ही उस मेंशन के मेन ओनर थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। जिसके बाद से इस मेंशन के ओनर अंकल सेल्वी हैं और आंट मरीना, जिनकी एक बेटी कैथली भी है जो कि जेरी से काफी बड़ी थी। जेरी बेचारा अकेला था तो इन लोगों का बर्ताव भी जेरी को लेकर कुछ ठीक नहीं था। उनके घर में सिर्फ नेट ही थी जो कि जेरी की अच्छे से देखभाल किया करती थी। डार्क हंटर्स वहाँ पहुंचे थे कि तभी बैन भी वहाँ आ जाता है और वो बोलता है ये क्या हरकत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहाँ पहले से ही पहुंच जाते हो। मॉन्टस गुस्से में कहता है कि हमें तो लगता है कि तुम ही हमारा पीछा करते रहते हो मिस्टर बैन। हाँ वो मुनीरा पूछती है कि क्या किसी ने इसे यहाँ पे मरते देखा था। जेरी बोलता है कि मैंने इसे मरते तो नहीं देखा, लेकिन कल रात कुछ अजीब हरकतें हुई थी जो कि अगर मैं किसी को बताऊंगा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। मुनीरा बोलती है अजीब गरीब चीजें तो हम देखते ही आए हैं, जरा तुम भी बताओ कि आखिर तुमने देखा क्या था। जेरी बताता है कि आधी रात में उसे पीने के लिए प्यास लगी थी और वो किचन की तरफ गया था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाले रूम का स्टैच्यू चल रहा है। वो सामने जाकर देखता है तो वो स्टैच्यू वहीं खड़ा था, लेकिन गौर से देखने पे पता चलता है कि उसके खड़े होने की पोजीशन में कुछ तो बदलाव था। जेरी डर के मारे वहां से भागकर रूम में चले जाता है और अपना दरवाजा लॉक करके बेड का चादर ओढ़कर सो जाता है कि तभी स्टैच्यू के चलने की आवाजें दोबारा आने लग जाती हैं, जो कि जेरी के रूम के करीब ही आती जा रही थी और वो उसके दरवाजे के पास आकर शांत हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे में कोई दस्तक देता है। दस्तक की आवाजें जोर जोर से बढ़ती जा रही थी। सेल्वी चिढ़कर बोलता है कि कौन इस रात में दरवाजा खटखटा रहा है कि तभी दरवाजे का खटखटाना बंद हो जाता है। फिर अचानक से उस डोर को कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। जेरी काफी ज्यादा डर जाता है और फाइनली वो डोर खुल जाता है और डोर खोलने वाला और कोई नहीं बल्कि वो स्टैच्यू ही था। वो डोर खोलकर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आता है और वो बेड को खोलकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि जेरी डर के मारे बेड के नीचे छुप चुका था। लेकिन वो स्टैच्यू धीरे धीरे अपनी कमर नीचे झुकाता है और वो नीचे झांक कर देखता है, लेकिन जेरी तब तक नीचे से भी भाग चुका था। वो सीधा सामने वाली खिड़की को खोल के बाहर की ओर भागता है और वो बाहर देखता है कि उसके गेट के ऊपर का स्टैच्यू भी उसे मुड़कर देख रहा था। जेरी काफी ज्यादा डर जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि तभी पीछे से कोई आकर उसे पकड़ के खींच लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि मैट थी। वो बोल रही थी कि आखिर आपको क्या हो गया मास्टर, आप इतनी रात में यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं। उसके बाद मैट उसे ले जाकर सुला देती है। जेरी काफी डर चुका था, इसलिए मैट भी उस रात उसके रूम में ही ठहर जाती है और सुबह होने पर उन्हें पता लगता है कि बॉडीगार्ड के ऊपर मूर्ति गिरने से उसकी मौत हो चुकी है।
ये सब सुनने के बाद मोन्थस कहता है यकीनन उसकी शैतानी शक्तियाँ इस घर के सामान में भी काम करने लगी हैं। मिस्टर सेल्वी कहते हैं कि ये क्या बकबका रहे हैं आप, मुझे तो लगता है सबसे मन घड़त कहानियां हैं। लेकिन मोन्थस कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। इस बात पे ऑफिसर बैन बोलता है, ओह मिस्टर मोन्थस, इस बारे में आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि एक बच्चे की बात पे यकीन कर लिए? मोन्थस सेल्वी से पूछता है कि बच्चे ने बताया था कल रात जोर जोर से डोर की आवाजें आ रही थी जिस पर आपने चिल्लाया था, क्या ये बात सच है? सेल्वी कहता है हाँ, डोर की आवाज तो आ रही थी और वो भी बहुत जोर जोर से खटखटाने की आवाज थी। और फिर मोन्थस पूछता है वो स्टैच्यू कहाँ है जिसके बारे में बच्चा जिक्र कर रहा है, और फिर उन्हें वो स्टैच्यू दिखाया जाता है जो अपनी जगह पर खड़ा था। मोन्थस कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, हम इस घर में कुछ दिन रुक कर तहकीकात करना चाहेंगे। मिस्टर सेल्वी बोलता है एक मिनट, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑफिसर बैन बोलता है बस एक मूर्ति गिरने से गाड़ी तो मरा है, तुम करो इस बच्चे की इमेजिनेशन पे भरोसा, मैं तो चला। ये सुनकर मोन्थस खुश हो जाता है। तभी बैन बोलता है कि एक सेकेंड, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, इस घर में इन्वेस्टिगेशन तो होकर रहेगी। सेल्वी बोलता है एक मिनट, आप मेरी मर्जी के बिना अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाते क्यों नहीं यहाँ से? मोन्थस सेल्वी को इग्नोर करके उसकी बातों को काट कर बैन से कहता है, बैन कहता है तुम लोगों के साथ काम करने में अलग ही मजा आता है। इसके बाद वो लोग उस घर पे रहने लग जाते हैं। मोन्थस को बस एक्सक्यूज चाहिए था उस बेसमेंट में जाने के लिए, लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा था। वो हमेशा उस बेसमेंट के आसपास ही मंडराता रहता था कि कब उसे मौका मिले और वो अंदर जा पाए। रात होने पर वो जाकर सो जाता है, लेकिन तभी उसके कमरे में कोई आ जाता है। लाइट्स ऑफ थी, चलने की आवाजें आ रही थी, और जैसे वो उसके करीब आती वो झट से अपना कंबल उसके ऊपर डाल देता है, उसे जकड़ लेता है। कंबल से लड़की की आवाजें आती हैं, रुकिए मिस्टर मोन्थस, मैं हूँ कैथली। फिर मोन्थस कंबल हटा के देखता है तो सेल्वी की बेटी कैथली थी। वो बोलता है इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी कैथली अपने कपड़े उतारने लग जाती है और कहती है वो सब छोड़िए, लेकिन क्या आप जंगली हैं? मोन्थस कहता है हाँ, क्यों? कैथली अपने पूरे कपड़े उतार लेती है और कहती है वो मुझे जंगली लोग बहुत पसंद हैं। मोन्थस कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें कपड़े उतारने जैसा क्या था? कैथली कहती है मैं जंगल की रानी हूँ। मोन्थस कहता है मैंने तो किसी जंगल में तुम्हें नहीं देखा। ये सब कर कैथली को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ओफो मिस्टर मोन्थस, आप तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। और वो गुस्से से वहाँ से चले जाती है और अपनी हवस बुझाने के लिए वो अपना डिल्डो लेकर अपनी योनि में घुसा लेती है और उसे ऑन कर लेती है और जोर जोर से ओ यस आ करके मौन से निकालने लग जाती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि इसका डिल्डो उसकी योनि के अंदर घुसते ही जा रहा है। पहले तो कैथली को बड़ा ही मजा आ रहा था, लेकिन वो डिल्डो उसके कुछ ज्यादा ही अंदर घुस जाता है। कैथली उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। डिल्डो उसके पेट तक पहुंच जाता है। उसे भयंकर दर्द हो रहा था और वो काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। इधर सेल्वी और मरीना भी संभोग कर रहे होते हैं और उन्हें भी कैथली की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर मरीना कहती है ओहो, लगता है मिस्टर मोन्थस कैथली को बहुत ही अच्छा मजा दे रहे हैं, क्यों न अगली बार से मैं भी उनके साथ करूं? आप में तो वो जोश ही नहीं रहा। सेल्वी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है ओ ऐसा क्या, मैं तुम इसके पास हर किस नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद सेल्वी अच्छी सारी वाइगा के टेबलेट्स खा लेता है और रात भर मरीना से काफी जोर जोर से संभोग करने लग जाता है। इधर जेरी को भी कैथली की चीखें सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे बिस्तर को जोर से पकड़ लेता है और अपने कानों को तकियों से दबा लेता है। वैसे भी जेरी पहले से कैथली से काफी ज्यादा डरता था, क्योंकि भले वो उसकी बड़ी कजन थी, पर वो जेरी से हर रात बहुत ही ब्रूटली तरीके से दुष्कर्म किया करती थी और अपनी हवस जेरी पर निकालती थी। जेरी के पेरेंट्स जब से गुजरे तब से वो उसके साथ ऐसा करती थी। कई बार तो रात भर जेरी के साथ इतना घिनौना काम करती थी कि जेरी अब उसी वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता था और न अच्छे से बाथरूम कर पाता था, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में काफी दर्द होता था। उसने मिस्टर सेल्वी और मरीना से भी कैथली की शिकायतें बताया, लेकिन वो जनाब माँ बाप अपनी ही बेटी का सपोर्ट करते थे और उसे धमकी देते थे कि अगर वो बात किसी को बताएगा तो वो उसे कुत्तों को खिला देंगे। जेरी हमेशा डर डर के उनके जुल्मों को सहते हुए अपनी जिंदगी बिता रहा था। हालांकि बस एक मैड ही थी जो कि उसका सहारा थी। इधर डिल्डो कैथली के फेफड़े से गले को तक फाड़ दिया था और उसके मुंह और नीचे वाले पार्ट से काफी भयानक खून निकल रहा था। आखिर में कैथली तड़प तड़प कर मर जाती है और वो डिल्डो उसके मुंह से बाहर निकलता है। जब सुबह होती है तब मरीना बाथरूम जाती है और वहाँ का नजारा
देखकर वो पागलों की तरह चीख कर बेहोश हो जाती है। घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और कैथली को देखकर दंग रह जाते हैं। मिस्टर सेल्वी मरीना को ले जाकर बेड पर सुला देते हैं। तभी मोंथस बेन से कहता है कि अब बताओ इस बारे में आप क्या कहेंगे मिस्टर बेन। बेन कहता है कि ओ हाँ, तो मुझे भी लगता है कि इन सब पर टॉयमैन का ही हाथ है और वो यहीं आसपास ही है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। बेन कहता है कि क्या आप लोगों ने आवाज सुनी। तभी मॉन्टेक्स कहता है कि हाँ, ये आवाजें कहीं से तो आ रही हैं। तभी डार्क हंटर्स एक साथ कहते हैं बेसमेंट से। मोंथस खुश हो जाता है और मैट से वहां की चाबी मांगता है। बेन कहता है एक सेकंड, आखिर तुम लोग इतने श्योर कैसे हो कि वो आवाज वहीं से आ रही है। मोनीरे कहती है कि हमारे कान बहुत तेज हैं। जिसके बाद वो चारों बेसमेंट की तरफ जाते हैं। बाकी घर वालों से कहते हैं कि आप लोग यही रुकिए, अंदर मत आइएगा, यहाँ बहुत खतरा है। हालांकि मोंथस बेन को भी मना करता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम लोग सारा इनाम अकेले रखना चाहते हो ना, मैं सब जानता हूँ, हटो यहाँ से। वो गन लेकर उन सबसे पहले अंदर चला जाता है और डार्क हंटर्स भी उसके पीछे जाते हैं। बेसमेंट से काफी बदबू आ रही थी और वहाँ काफी अजीब सा गहरा कोहरा छाया हुआ था, खास करके नीचे फैला हुआ था, जिस वजह से वहाँ कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही पलों के बाद बेन कहता है मुझे लगता है मेरे पैरों में कुछ तो रेंग रहा है। उसके बाद वो देखते हैं कि कई सारी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी इल्लियां है वहाँ, जो कि बेन के ऊपर चढ़ रही थी। हालांकि डार्क हंटर्स तो सीढ़ियों तक ही पहुंचे थे, लेकिन बेन पूरी तरह नीचे उतर चुका था। वो इल्लियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इल्लियां इतनी ज्यादा थी कि वो उस पर हावी होते जा रही थी। वो उसके पूरे शरीर भर रेंग रही थी और उसके मुंह में भी घुस रही थी। तो मॉन्टेक्स फायर गन निकालता है। मुनीरे कहती पागल कहीं कि इससे ऑफिसर बेन भी जल सकते हैं। मॉन्टेक्स कहता है कि इसके अलावा कोई रास्ता भी है क्या। तो मॉन्टेक्स अपनी गन निकाल कर उन इल्लियों को शूट करने लग जाता है, लेकिन वो बेन के पास नहीं मार पा रहा था क्योंकि इससे बेन को भी चोट आ सकती थी। हालांकि उसे बचाने के लिए उन लोगों ने फिर भी एक दो गोलियां उस पर चलाई, जिससे बेन ही जख्मी हो रहा था। आखिर वो इल्लियां बेन के मुंह के अंदर इतनी ज्यादा घुस जाती है कि उसका सर पूरा फट जाता है और बेन वहीं पर मर जाता है। मोंथस कहता है कि फायर गन चला दो। मॉन्टेक्स कहता है लेकिन मिस्टर बेन। मॉन्थस कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद मॉन्टेक्स फायर गन ऑन करता है और वहाँ सारी इल्लियों को जलाकर खाक कर देता है। जिसके बाद आखिरकार रास्ता साफ होता है और वो अंदर जाते हैं। उसके बाद वो जाकर वो उस अलमारी को खोलते हैं जहाँ से वो आवाज भी आ रही थी। अलमारी खोलने पर पता लगता है कि टॉयमैन अपना सर उस अलमारी के दरवाजे पर पटक रहा था। वो पूरा सड़ चुका था और अब भी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर के टुकड़े भी अजीबोगरीब तरह से जुड़ चुके थे और वो काफी ज्यादा भयानक दिख रहा था। अलमारी का डोर खोलते ही वो कहता है हेलो स्वीट हार्ट और मुनीरे के ऊपर गिर जाता है। वो मुनीरे को काफी जोर से चापने लग जाता है। मौथा से कुल्हाड़ी लेकर उसका सर अलग कर देता है, जो कि जाकर दीवार पर छिटक के गिरता है। फिर वापस से उसके टुकड़े टुकड़े कर एक बैग में भर के जाते हैं और एक गड्ढा करके दफना देते हैं। वैसे उस मेंशन के साइड में एक अच्छा खासा कब्रिस्तान भी था। मॉन्टेक्स कहता है कि क्या अब हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, अगर हम उसे दिखाएंगे तो हमें बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। मॉन्टेक्स बोलता है कि हमारे चाहते तक कि कहीं बाहर ना जाए। मुनीरे कहती है इसे मारने का बस एक ही तरीका है, हमें पता करना होगा कि होली फ्लेम कैसे बनता है, जिसके बाद ही हम इसे मार सकते हैं। तभी वो मेंशन पर वापस जाकर बुक में देखते हैं कि आखिर होली फ्लेम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यही वो रास्ता था जिससे कि टॉयमैन को हराया जा सकता था। वो डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी डोर बेल बजता है। सेल्वी जाकर डोर खोलता है और उसके सामने एक डिलीवरी मैन था, जिसकी शक्ल ठीक से दिख ही नहीं रही थी। डिलीवरी मैन बोलता है कि आपके लिए पार्सल है सर। सेल्वी बोलता है कि हमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। डिलीवरी मैन कहता है कि शायद आपकी बेटी ने किया होगा। जिसके बाद वो काफी बड़ा बॉक्स देता है। सैली बॉक्स ले लेता है और उसे पैसे देता है, लेकिन तब तक डिलीवरी मैन चला जाता है। लेकिन वो बड़ा सा बॉक्स उसके घर के अंदर था। इधर डार्क हंटर्स को पता चल चुका था कि होली फ्लेम कैसे बनाया जाता है। वो डिसाइड करते हैं मॉन्टेक्स जाकर पुलिस को बुला कर ले आएगा और मोनीरे के साथ मॉन्थस होली फ्लेम की रिचुअल कर लेंगे। लेकिन प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है जब वो जाकर उस बड़े से बॉक्स को देखते हैं। मॉन्थस कहता है कि ये क्या चीज है। सेल्वी कहता है कि शायद मेरी बेटी ने कुछ ऑर्डर किया था, अभी डिलीवरी मैन वाला इसे पार्सल करके गया है, लेकिन बड़ा ही अजीब सा आदमी था, वो पैसे लिए बिना ही भाग गया। मॉन्थस कहता है कि है वो अंतरिम दे, ये क्या कर दिया। तभी उस बॉक्स से आवाज आती है
जिसके बाहर उस बॉक्स को फाड़ के काफी सारे कुत्ते निकलते हैं जो कि खिलौने के थे और उनके दांत काफी धारदार थे और उन्हें देखकर वो सेफ जगह पर जाकर छिपने लग जाते हैं। मोंथस गन चला रहा था लेकिन उसकी गोलियां भी खत्म हो रही थी। इधर फायर गन का भी गैस खत्म हो चुका था। मोंटेक्स जैसे तैसे किचन तक पहुंच जाता है। वहाँ के गैस सिलेंडर से फायर गन में गैस भरने लग जाता है। इधर सैली बोलता है कि मरीना बेडरूम पर अकेली है, मुझे वहाँ जाना होगा, लेकिन मोंथस उसे मना करके कहता है कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो कुत्ते तुम पर भी झपट जाएंगे। लेकिन सैली उसकी एक नहीं सुनता और मरीना को बचाने के लिए भाग जाता है। वो सोचता है कि वहाँ जाकर दरवाजा लॉक कर देगा। सैलवी जैसे मरीना के रूम पहुंचता है वहाँ पहले से कुत्ते मरीना को चाप चाप कर खा रहे थे। ये नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत वहाँ से डर के मारे भागता है लेकिन कुत्ते आकर उसे भी चबा जाते हैं और सैलवी और मरीना वहीं पर मर जाते हैं। उनके जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सभी को सुनाई दे रही थी। जेरी डर के मारे कान बंद कर रहा था। मैट कहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ। मोंथस कहता है कि तुम्हारे मालिक के मरने पर तुम ऐसे खुश कैसे हो सकती हो। तभी मैट उसे सारी कहानी बताते कि आखिर वो जेरी के साथ किस तरह का सुलूक करते थे। इधर मोंटेस घर में पूरी गैस लोड कर लेता है और हीरो वाली एंट्री मारकर सामने आता है और सारे कुत्तों को जलाने लग जाता है। कुत्ते हर तरफ थे, हर जगह पर थे, यहाँ तक कि घर के सारे सामान भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। उस सभी के सभी मूव कर रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन सभी इतनी अच्छी जगह पर छुपे हुए थे कि वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन मोंटेक्स को देखते ही घर के सारे सामान उस पर ही टूट पड़ते हैं और मोंटेक्स सबको जलाने लग जाता है। इस चक्कर में मेंशन में पूरी तरह से आग लग जाती है। घर में आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उनका वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। जेरी बोलता है कि मुझे खुफिया रास्ता पता है जिससे कि हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो रास्ता कब्रिस्तान की तरफ खुलता है। तभी जेरी उन सबको लीड करते हुए रास्ता बताता है और वो जैसे तैसे मेंशन से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ का सारा सामान जलकर खाक हो जाता है। वो दूर से मेंशन को जलता हुआ देख रहे थे। जेरी जलते मेंशन को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन मैट कहते कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुनीरा कहती कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें होली फ्लेम बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कैंडल चाहिए। उन्हें जैसे तैसे कैंडल मिल जाती है और वो रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। मुनीरा कहती है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं, आप कोई सेफ जगह पर चले जाइए क्योंकि अब रात भी होने लगी है और हो सकता है कि टाइमर कभी भी आ जाए। आप लोग यहाँ से जल्द निकल जाइए। तभी मैट जेरी को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। वो जैसे आगे जाते हैं वहाँ पर एक डिलीवरी मैन खड़ा था और उन्हें देखकर क्रीपी सी स्माइल दे रहा था। जिसके बाद जेरी और मैट वहाँ से दूसरी तरफ भागते हैं और डिलीवरी मैन भी पीछे से काफी तेजी से दौड़कर उनकी तरफ आ रहा था। वो जेरी को लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन मैट सूखे पेड़ की एक टहनी को लेकर उसके कान में घुसा देती है और जेरी को लेकर वहाँ से जैसे तैसे भागने लग जाती है। मैट कहती कि चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों न चले जाए, लेकिन मिस्टर जेरी मैं आपकी हिफाजत करूंगी। आपके पिता का मुझ पे बहुत कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकती। दरअसल मैट का नाम लिली था जो कि जेरी की तरह बचपन से अनाथ थी और इसी वजह से जेरी को भी काफी अच्छे से समझ सकती थी। लिली के पास न खाने के लिए खाना होता था, न पहनने के लिए कपड़े। वो कूड़े से लेकर कुछ भी निकाल के खा लेती थी और बच्ची होने की वजह से उसे कोई काम पर भी नहीं रखता था। एक दिन उस भूख से ऐसे ही बहुत तड़प रही थी और वो बेहोश होने वाली भी थी। बारिश काफी तेज हो रही थी और सड़क पर ऐसे ही पड़ी हुई थी कि तभी कोई आता है और छाता उसके ऊपर कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि जेरी के पिता थे और वो उसे एक डोनट खाने के लिए देते हैं जिसे लिली लेकर काफी रोते हुए खाती है और वो जेरी के पिता को बार बार शुक्रिया कह रही थी। जेरी के पिता को उस पर काफी ज्यादा दया आती है और वो उसे अपने घर पर भी ले आते हैं, जिसके बाद से लिली उसी मेंशन पर रहने लग जाती है और बड़ी होकर सबसे अच्छी लॉयल मेड बनती है। जब जेरी पैदा हुआ था तो तब से उसका ख्याल रखती थी और जब एक्सीडेंट में जेरी के पेरेंट्स गुजरे तो उसी ने जेरी को आज तक अच्छे से संभाला था। ये दोनों उस डिलीवरी मैन से बचकर भागते रहते हैं कि तभी जेरी बोलता है कि रुकिए लिली, वो वहाँ ऊपर देखिए। तभी लिली देखती है कि वो डिलीवरी मैन पेड़ के ऊपर खड़ा था। वो पर पेड़ों से उनका पीछा करते करते उनके आगे पहुंच चुका था। वो अपने कान से उस लकड़ी को निकालता है। वो पेड़ के ऊपर अपना शेप बदल रहा था। उसकी आंखें काफी ज्यादा लाल दिख रही थी। वो उन्हें घूर कर देख रहा था। डिलीवरी मैन अब अपने असली रूप में आ चुका था जो कि टॉय मैन ही था, लेकिन वो इस पर काफी भयानक क्रिएचर की तरह दिख रहा था। वो वहां से सीधा नीचे छलांग लगाता है और उनकी तरफ भागने लग जाता है। उस सुनसान बड़ी सी कब्रिस्तान में वो जहाँ भी जाते थे वो उनके सामने आ जाता था। काफी लंबे चेसिंग के बाद वो जैसे तैसे वापस मेंशन तक पहुंचते हैं। मेंशन अब भी काफी तेजी से जल रहा था। रात काफी हो चुकी थी और वो जगह एकदम सुनसान इलाके में
थी। इस वजह से ना वहाँ कोई फायर ब्रिगेड पहुंचा था, ना ही कोई लोग जमा हुए थे। लिली कहती है कि अब मेरे पास भागने की बिल्कुल ताकत नहीं बची है। मैंने अपना सारा जोर लगा दिया। वो बहुत जोर जोर से हाफ रही थी। उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। वो जेरी को बोलती है, मैं शायद अब आगे और नहीं भाग पाऊंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जाओ यहाँ से, मैं उसे संभालती हूँ। जेरी बोलता है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं आपको नहीं खो सकता। अगर हमें मरना ही है तो साथ में मरेंगे। तभी वो क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। वो जेरी के पीछे ही खड़ा था। लिली चीख कर बोलती है, जेरी हटो सामने से। टॉयमैन के हाथ में एक रॉड था जो कि वो जेरी की खोपड़ी में खोपने वाला था, लेकिन लिली जेरी को धक्का दे देती है और वो रॉड लिली के मुंह पर ही घुस जाता है और आर पार हो जाता है और लिली वही तड़प तड़प कर मर जाती है और जेरी ये सब बस देखते ही रह जाता है। लिली मरते हुए जेरी की तरफ ही देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपना हाथ जेरी की तरफ करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसका दम टूट जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। टॉयमैन लिली की लाश को साइड में फेंक देता है और वो जेरी की तरफ भी बढ़ने लग जाता है। जेरी बस वही खड़ा था और वो एकदम सुन्न हो चुका था। टॉयमैन जेरी से कहता है, तुम्हारा तो अब कुछ भी नहीं बचा, ना ही तुम्हारी फैमिली बची, ना ही तुम्हारा घर। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें भी मर जाना चाहिए। क्यों, सही कहा है ना? जेरी बोलता है, हाँ, अब मैं जीकर भी क्या करूंगा? तुम मुझे मार सकते हो। तब टॉयमैन लिली के मुंह से उस रॉड को निकालकर जेरी की तरफ वार करने ही वाला था कि तभी मॉन्थस आ जाता है और उसके मुंह पर जबरदस्त पंच मारता है। उसके हाथ में होली फ्लेम की पावर थी, जिस वजह से पंच इतना जबरदस्त तरीके से लगता है कि टॉयमैन काफी दूर छिटक कर गिरता है। मॉन्थस जेरी से कहता है कि तुम जियोगे क्योंकि अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पास क्या ताकत है, क्योंकि तुम अभी एक बच्चे हो। तुम जैसे चाहो वैसे बन सकते हो। तुम जियोगे, तुम्हें जीना होगा उस मैट के लिए जिसने अपने आप को तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करी, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। जब तुम मर जाओगे तो वो क्या सोचेंगे? तुम्हें उन सब के लिए जीना होगा बच्चे। तभी वहाँ मॉन्टेक्स भी आ जाता है, जिसके पास होली फ्लेम की सॉर्ड थी और उनमें भी आग जल रही थी। वो जेरी को सॉर्ड्स दिखाकर बोलता है, कूल है ना? और मुनीर के पास हंटर था जिसमें भी होली फ्लेम की आग जल रही थी। वो भी जेरी से कहते हैं कि फिक्र मत करो बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ तुम सिर्फ हम पर छोड़ दो। और वो उसे हक कर लेती है। इधर टॉयमैन अपना आकार बदल रहा था। उसके काफी सारे हाथ निकल रहे थे जो कि काफी लंबे भी हो रहे थे। वो उनकी तरफ अटैक करता है और मॉन्टेक्स अपनी होली फ्लेम की सॉर्ड से उसके हाथों को खचाखच काटे जा रहा था। पूरे मेंशन पर आग लगी हुई थी और हर एक चीज टूटकर जलकर नीचे गिर रही थी। उस मेंशन पर हो रही थी जबरदस्त फाइट डार्क हंटर्स और टॉयमैन के बीच। मुनेरी अपने हंटर्स से जोर जोर से मार रही थी और हंटर्स से लपेट कर गोल गोल घुमाकर फेंकी जा रही थी और मॉन्थस भी उस पर ऐसे पंच मार रहा था जैसे कि फुटबॉल को कोई किक मारता है। और जितने बार भी वो रीजनरेट हो रहा था, मॉन्टेक्स उसे काटे जा रहा था। तीनों के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि टॉयमैन अपने फाइनल फॉर्म में भी उनके सामने टिक नहीं पाया। मॉन्थस उसे इतनी पूरी तरह पीटता है कि उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और मुनेरी भी उसे घुमा घुमा कर इतना मारती है कि टॉयमैन पूरी तरह से बेहाल हो जाता है। और आखिर में मॉन्टेक्स भी उसे पूरी तरह से काट डालता है और वो जल कर खत्म हो जाता है। वही मेंशन पूरी तरह जल कर बर्बाद हो चुका था, लेकिन वहाँ पर बारिश भी हो रही थी जिस वजह से आग अब रुकने लगी थी। सुबह का वक्त होने लगा था। दूर से लोगों को उस मेंशन पर धुआं दिखाई दे रहा था। वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठी होने लगी थी और फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। मॉन्थस उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने टॉयमैन को खत्म कर दिया, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि मेंशन के जलने की वजह से वहाँ के आधे से ज्यादा सबूत जलकर खाक हो चुके थे, जिस वजह से डार्क हंटर्स के पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि वे साबित कर सके कि उन्होंने टॉयमैन को खत्म कर दिया। इसलिए सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी इनाम नहीं दिया जाता। मॉन्थस कहता है कि भले ही आप हमें कोई इनाम मत दीजिए, लेकिन हमारे पास एक बच्चा है जिसके रहने के लिए हमें एक अच्छी फॉस्टर फैमिली चाहिए। तभी लेडी आकर उनसे कहती कि मैं इसे अडेप्ट करना चाहती हूँ, हमारे घर में और भी बहुत सारे बच्चे हैं। वो जेरी को कहती है कि यकीन मानो तुम्हें हमारा घर बहुत पसंद आएगा। मॉन्थस कहता है कि क्या हमें ऐसे किसी को जेरी को दे देना चाहिए। मुनीरे कहती कि मैं इस लेडी को जानती हूँ, ये बहुत ही अच्छी लेडी है। जिसके बाद वो जेरी को उस लेडी को सौंप देते हैं। जेरी उन्हें काफी ज्यादा शुक्रिया करता है। उसके बाद वो लेडी जेरी को लेकर चले जाती है। ये सब देखकर मॉन्थस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मॉन्टेक्स कहता है कि भला आप खुश क्यों हो रहे हैं? हमें बाउंटीज के पैसे ही नहीं मिले, मुझे तो बहुत दुख
दुख लग रहा है। मुनीर कहती है कि सच्ची खुशी हमें सब पैसों से नहीं मिलती भाई। इसके बाद नोटिक्स भी समझ जाता है कि आखिर वो लोग किसके लिए खुश हैं और उसके बाद वो लोग भी अपने रास्ते चले जाते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी और जबरदस्त किस्सों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।